कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रे। पहले तो जल्दी जल्दी ये बताओ कमेंट में। अब मैं सुबह के मॉर्निंग रूटीन का जो भी काम होता है उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों का और मेरा स्कूल अभी सुबह 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया है मेरे स्कूल में, और आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया है बच्चों के स्कूल में। साथ में कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि की स्पेशल पूजा, माँ का श्रृंगार, ये सब चीज़ें। तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है। और आपको मैं बताऊं कि 5:30 बजे एग्जैक्ट वर्किंग मोड में स्टार्ट हो जाते हैं, तब जाके इतना काम मेरा 7:30 बजे तक हो पाता है। पर बात यह है कि इस 9 दिनों से ये शिक्षा भी मिलती है कि कई बार हमें ये लगता है कि टाइम नहीं है या फिर ये काम हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब आप करने के लिए बीड़ा उठा लेते हो ना किसी काम को कि हाँ ये काम हमें करना ही है, सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से बनती चली जाती हैं और ख़ुद सरप्राइज़ हो जाते हैं बाद में कि अरे इतना सारा काम हो भी गया और हमने ही किया था। तो जब भी कोई काम बड़ा लगे ना तो समझ जाओ कि वो सोचने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जब करने चलोगे तो एग्जैक्टली इतना बड़ा लगेगा नहीं। पहला स्टेप लो, ओवर थिंकिंग इसी को कहते हैं, जब हम सोचते रह जाते हैं और काम नहीं करते। जिस दिन आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो उस दिन आपकी थिंकिंग को एक विराम मिल जाता है और आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल जाता है। और जब आप वो काम कर लेते हो ना, उसको किसी न किसी रूप में अपने पास ज़रूर रखो। जब उसको पलट के देखोगे तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपका हमेशा बूस्ट होगा, जो आपको अपने लाइफ के लो टाइम्स में बहुत मदद करता है। इसको ग्लास जार टेक्निक भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी माता रानी की खींची सुंदर सी फ़ोटो। इतना सुंदर रूप इनका निकल के आता है, और जिस रंग के कपड़े मैं माता रानी को पहनाती हूँ उसी रंग के खुद पहन लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी स्कूल में चल रहे हैं अभी स्कूल चलो अभियान से संबंधित काम, तो रैली वगैरह निकाली जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बच्चों के में पेरेंट्स से संपर्क हो रहा है, ये सारे काम चल रहे हैं। तो वहाँ मैं लगी हुई थी। उसके बाद आने के बाद अब इतनी थकान हो जाती है क्योंकि व्रत की वजह से भी, और 2 बजे काफ़ी गर्मी होने लगी है। तो आके फिर मैं कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ ज़्यादातर 1 आध घंटे के लिए, और साथ में बच्चों का स्कूल जो है उससे रिलेटेड चीज़ें करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम में आते आते अभी नहीं फैला रही हूँ व्रत के 9 दिन। फिर शाम को मेन काम शुरू होता है। तो अभी मैंने शाम के व्रत के खाने की तैयारी शुरू की है। और व्रत की क्या, आज फरमाइश आई थी कि व्रत वाली खीर जो मैंने बनाई थी पिछली बार, इतनी अच्छी लगी कि हम व्रत की खीर खाएंगे, आलू की सब्ज़ी हम व्रत वाली खाएंगे, एक कुट्टू भी बना देना हमारा, ये वाली बात थी। तो फिर डिसाइड यही हुआ है कि आज कोई और सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनेगी ही नहीं, यही वाली सब्ज़ी यही वाली खीर थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं। बस रोटियां इनकी अलग सेकूंगी, और कुट्टू की भी एक एक की फरमाइश है तो एक एक पराठा छोटा सा बच्चों का बनेगा। तो आज मेन जो काम है वो ये है कि व्रत की थाली सी बन जाएगी। बाकी जो बिना व्रत वाली है वो मुझे सब्ज़ी वगैरह नहीं मैं बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ही समा के चावल जो है ना, इनको धो के थोड़ा सा भिगो दिया। वैसे तो ये बिना भीगे भी बहुत इजीली बन जाते हैं, दिक्कत कुछ करते ही नहीं, बहुत जल्दी गलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें धो के भिगो दिया। साथ में बनाऊंगी व्रत वाली चटनी। तो इसमें मैंने हरा धनिया जो है वो लेके इसको अपना धोने के लिए रखा है। इसमें डलेगा टमाटर और हरी मिर्च। चटनी और खीर मैं इस हिसाब से बनाती हूँ कि 2 दिन मेरी चल जाए, डेली नहीं बना रही हूँ इनको। बाकी पराठे और सब्ज़ी जो है वो डेली बन जाती है। तो यहाँ मैंने धनिया को रख लिया है स्टील के मग में धोने के लिए, साथ में ले लिया है 1 बड़ा टमाटर और 3 हरी मिर्च, इनके डंठल तोड़ के। इन सब चीज़ों को अच्छे से करूँगी वॉश करने के बाद फिर इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अक्सर धनिया की अगर डंडी भी थोड़ी सी उसमें पीस दो ना, तो कलर और स्वाद दोनों ही ठीक आता है। अगर डंडी ज़्यादा ही पीली पड़ रही है तो बात अलग है, नहीं तो धनिया की डंडी भी आप इसी में डाल दो। और साथ में कुछ लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते, वो ऑप्शनल है, आप टमाटर छोड़ सकते हो, खाली हरी मिर्च और धनिया की भी बना सकते हो, है ना। तो हमारे यहाँ टमाटर व्रत में खा लिया जाता है, तो जब सब्ज़ी में खा रहे हैं तो चटनी में भी डाल दें, ये वाली बात है। अब यहाँ पर मैंने धनिया को अच्छे से वॉश कर लिया, चटनी वाला जार ले लिया है, उसमें डाल दी धनिया, हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं, और डाल दिया इसमें टमाटर। अगर आपकी चटनी में कभी नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता हो, जैसे शुरू में कभी मेरे से हो जाता था, तो सिंपल सा इसका एक रूल है, जितनी आपको जार में दिख रही है ना इस टाइम पे, तो आप इतनी सब्ज़ी में कितना नमक डालें उसका जस्ट डबल डाल दो, तो चटनी में बिल्कुल परफेक्ट हिसाब बैठता है। मतलब एक अगर ये मिक्सी का जार भर के मेरे पास कोई सब्ज़ी होती और उसमें मैं कितना नमक डालती, उसका जस्ट डबल डाल दो, तो चटनी में नमक और मिर्च का ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब दूसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो मैंने ले ली अपनी प्रेस्टीज की नॉन स्टिक वाली नॉन स्क्रैच प्रूफ कढ़ाई। इसमें मैं मखाने फ्राई करूँगी। मखाने फ्राई करने के लिए आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि एक बार हम कहीं गए थे
तो उनके यहाँ चाय बन के आ रही थी कि मखाने फ्राई हो रहे हैं, मखाने फ्राई हो रहे हैं, और बहुत देर लग गई कि मखाने ही नहीं फ्राई होके आ रहे थे। तो भगवान जाने कि इतनी देर उन्हें मखाने फ्राई करने में लगी या कुछ और काम कर रहे थे कि नाम इसका हो रहा था। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि मखाने फ्राई करने में कि जी या तो ज़्यादा जल जाते हैं या घी ज़्यादा पी जाते हैं या फिर देर लगती है। इसकी ना 2-3 टिप आप याद रखो। एक तो भारी तले का मखाने के लिए भारी तले की कढ़ाई लो। दूसरा, पहले थोड़ा सा घी डाल दो, उसके बाद मखाने डाल के फटाफट उनको टॉस कर दो। तो सारे मखानों पे जब घी की एक कोटिंग हो जाती है ना, उसके बाद डालो उसमें नमक। तो सारे मखानों पे इक्वल नमक जो है वो चिपक जाता है। और अगर आपका बर्तन भारी तले का है तो एक बार गर्म करते ही घड़ी से मिला के आपको 10 मिनट भी लगेंगे नहीं, वो मखाने फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और बिल्कुल बढ़िया क्रंची। उसके बाद जब ठंडे हो जाएं तो उन्हें एक एयरटाइट जार में आप ट्रांसफ़र कर लो। गरम मत करो, नहीं तो वो वापस सील जाते हैं। अब मैंने शुरू कर दी थी व्रत वाली सब्ज़ी की तैयारी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आलू जो हैं वो सारे छील लिए हैं। एक टमाटर बड़ा सा इसमें काटूंगी, कम लगता है तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हो। खट्टी खट्टी बिल्कुल, मेरे बच्चे तो ये कहते हैं टोमेटो सूप जैसा इसमें स्वाद आता है। व्रत की सब्ज़ी उन्हें बहुत पसंद है। इसका जो पतला पतला रेशा सा बनता है ना ग्रेवी, वो बहुत अच्छी लगती है उन्हें। तो मैंने एक टमाटर काट लिया और 2-3 हरी मिर्च इसमें काट के रख ली। थोड़ी सी काली मिर्च चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च से ही काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने सेम मखाने वाली जो कढ़ाई थी ना वो रख ली। थोड़ा सा इसमें नमक नीचे चिपका हुआ भी रह गया है तो वो भी मेरा सब्ज़ी में काउंट हो जाएगा। थोड़ा सा फिर मैंने और देसी घी डाला, इसमें तड़का लिया जीरा, और इसके बाद डाल दूँगी ये टमाटर और हरी मिर्च। ये दोनों चीज़ें अब भुनेंगी 5 से 7 मिनट इस वाली सब्ज़ी को दे देती हूँ भूनने के लिए। ये सारा खाना ऐसा है कि जब आपकी एनर्जी बिल्कुल व्रत में डाउन हो रही हो, बिल्कुल भी कुछ बनाने का मन नहीं है, लेकिन साथ में भूख लग रही है, इसलिए खाना अच्छा कुछ चाहते हो जिसमें आपको फुलर फील हो, ऐसा लगे कि आपने कुछ अच्छा खाया है। तो ये मेरी सिंपल सी मतलब थाली बनती है व्रत की, जो 9 दिन के व्रतों में समझिए 4 या 5 दिन मैं ये बना लेती हूँ। तो खीर भी हो जाती है इसमें, साथ में सब्ज़ी, क्रंची सी पूड़ियाँ, और मतलब अच्छा सा लगता है, खाना खा के तृप्ति सी हो जाती है। और बच्चों की भी ये फेवरेट है, व्रत हो या ना हो अक्सर वो इसमें कुछ ना कुछ उनका शेयर बना ही रहता है। अब जब टमाटर अच्छे से भुन गए, थोड़ा सा नमक डाल दिया था इसमें मैंने सेंधा वाला। उसके बाद आलू इसमें हल्के से उलट पलट करे, उसके बाद डाल दिया काफ़ी सारा पानी। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, तभी वो सूप वाला वो आता है। खाली आलू आलू से इसमें अच्छे नहीं लगते, तो आलू को जितना आपको साइज़ पसंद हो खाने में उतना तोड़ दें। बाकी आप इसमें पानी अच्छा सारा सा रखें और उसके बाद इसमें डाल दें ढेर सी धनिया, जितनी ज़्यादा आपके बच्चे खा सकते हो या आपको पसंद हो। अब सब्ज़ी बन गई थी तो मैं आ गई थी उसके बाद शाम का दीपक जलाने के लिए। अब बाकी का खाना जो है वो बीच में मैं दीपक जला के 5-10 मिनट बैठूंगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी। फिर भी लगभग 7 बजने में 10 मिनट पे किया था। अगर आप नॉन स्टॉप करते हैं तो पौन घंटे में लगभग इतना खाना आराम से आपका बन जाएगा। फिर मैंने पूजा करी, शाम की दीपक जलाया और प्रार्थना करी दोबारा से। इस टाइम मैं सुबह शाम दोनों टाइम आरतियाँ कर रही हूँ। इस टाइम मंत्र पाठ नहीं चल रहा है, माता रानी की आरती करती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी 5-10 मिनट के लिए। और फिर जो चावल थे वो मेरे हस्बैंड जिस टाइम पे, अब मैं पूजा कर रही थी किचन में खड़े हो गए थे तो गैस जला दी थी इसके नीचे। चावल जो हैं वो अच्छे से गल गए, है ना, पानी में ही गला लिए थे। रीज़न, आप चाहो इसे बहुत रिच बनानी, आप दूध में भिगो, दूध में ही पकाओ, लेकिन रात के टाइम में कई बार डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाती है अगर बहुत हैवी खीर में बनाऊँ। तो ऐसा खाना बन रहा है कि खा भी लें और आराम से हजम भी हो जाए, सो भी जाएँ। तो इसमें पहले मैंने पानी में गला लिया, उसके बाद इसमें दूध डाल दिया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मतलब दूध वाली नहीं बनी है। अब ये बन गई, पतली पतली बन रही है। इसमें 1 इलायची मैंने डाल दी है। तो ये खीर ऐसी बनेगी कि खाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारीपन सा सीने पे, या रात को जैसे खाने के बाद आपको बैठना है या सोना है तुरंत, तो एडिटिंग वगैरह के लिए जैसे मैं बैठती हूँ कि पेट में परेशानी ना हो, क्योंकि उधर पराठे जो हैं वो भी देसी घी के हैं, सब्ज़ी भी है, तो उस हिसाब से अपने शरीर का भी देखना चाहिए। खाली ज़बान का देख के बाद में आप रात भर परेशान रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने आलू घिस लिए थे कुट्टू के पराठों के लिए। इधर खीर धीरे धीरे पक रही है, थोड़ी सी गाढ़ी ये हो जाएगी, देन इसमें डाल दूँगी मैं चीनी। ठीक है, चीनी भी मैंने हल्की रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। नॉर्मल बनी थी जैसे हमारी
यूजुअल में खीर बनती है उससे हल्की सी कम मीठे की। अब जो जो सामान बनता जा रहा है वो मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट्स में अंगूर रखे हैं, मखाने मैंने डब्बे में भर के रख दिए, कढ़ाई में सब्ज़ी रखी है। अभी सब कुछ बहुत तेज़ गर्म है इसीलिए इसको ढक के कुछ नहीं रखा है, बस यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है और इधर मैं खड़े होकर खाना बना रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया था कसे हुए आलू में 4-5 चम्मच कुट्टू का आटा। कई लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं कुट्टू ना खाऊं, मेरठ से खबर आ रही है, लेकिन माता रानी की कृपा से पिछली बार भी हुआ था। पर अभी अगर जब तक मेरा सही चल रहा है तो मैं अभी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि बिना कुट्टू के मुझे फुलर फील नहीं होता, फिर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसको खा के तबीयत ख़राब हो वो अभी तक बची हुई हूँ ईश्वर की कृपा से, लेकिन अगर नहीं खाऊंगी तो ज़रूर मुझे कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। मैं सोचूं समाई के चावल या ये सब फ्रूट्स कितने भी खा लूँ ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया, वो फुलर वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो एक टाइम ये है कि कुट्टू की रोटी पराठा कुछ ना कुछ चाहिए। फिर मैंने रख लिया था यहाँ पर तवा, थोड़ी छोटी बना रही हूँ ताकि 4 आ जाएँ, इसमें से 2 मैं ले लूँगी और 2 मेरी बेटियाँ एक एक खाएँगी। अब 8:10 हुए हैं, बैठने का भी बीच में टाइम मुझे थोड़ा सा मिल गया। अब इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे पराठे सिकने में। सब्ज़ी बन गई है, खीर बन गई है, चटनी बन गई है, और सुबह के बच्चे व्रत रखेंगे कल और परसों, तो उनके टिफ़िन के लिए भी वैसे भी पराठे हो गए हैं। और आटा सादी रोटी वाला मेरे हस्बैंड ने गूँथ के रख दिया था, तो वो मैं इसके बाद सेकती, लेकिन फिर उन्होंने यही बोला कि गरम गरम बन गए हैं, तुम खा लो, इसकी जो 4-5 रोटी जो भी सिकेंगी वो मैं सेक दूँगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड गॉड ऑल्सो। तो वो सेक देंगे, इसके बाद मैं ये अपना पराठे चारों सेक के फिर मैं अपना खाना रात का खा सकती हूँ। अब इसको मैं देसी घी से सेक रही हूँ। तो मेरे मैके में ना मम्मी मेरी जो बनाती थी वो बनाती थी पूड़ी, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता था। घी में तो नहीं बनती थी, तेल में ही बनती थी, रिफाइंड में या फिर डालडा घी में, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें चिकना रहता था। इस तरीके से बनाने से ना, मतलब जब से मैं यहाँ ससुराल में आई तो मैंने देखा यहाँ पराठे बनते थे, लेकिन इसमें मेरी सासू माँ जो हैं वो आलू कम रखती थी, मैं आलू इसमें ज़्यादा रखती हूँ, तो बड़े सॉफ्ट से, और सबको मेरे हाथ के कुट्टू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमेशा बिना व्रत वाले भी लोग एक एक की फरमाइश करते ही रहते हैं, वही अब भी हो रहा है। अब इसको ना मीडियम आंच पे खूब अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस वाले तवे का फ़ायदा यही है, पिछली बार भी मैं यही कह रही थी कि इसमें टाइम जो है वो एक ही बार में आपका पूरा खाना बन जाएगा, तो इतनी वो नहीं होती। अगर 10 मिनट भी लग गए एक बार के सिकने में तो समझिए 10 मिनट में आपके पराठे रेडी हो गए। जो छोटा तवा होता है उसमें 10-10 मिनट फिर एक में देते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब मैंने अपनी थाली लगा ली थी फटाफट से, तो मैंने ली है सब्ज़ी, खीर, थोड़ी सी चटनी। तो अगर आपकी सब्ज़ी थोड़ी बहुत फीकी भी लग रही है तो चटनी उसको पूरा कर देती है, नहीं तो टेस्ट मेकिंग का काम बहुत अच्छे से करती है व्रत में चटनी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने रख लिया इसमें अपने पराठे, और अब मैं खाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, और फिर मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने भी खाना खा लिया था। अब आखिरी काम बचा है हमारा किचन क्लीनिंग का, तो उसकी शुरुआत होती है बर्तन धोने से। अगर आपके यहाँ मेड लग रही है तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि जितने भी जूठन हैं उस सबको एक किनारे करके देन बर्तनों को पानी से निकाल के ही रखें। डिश वॉशर है तो भी, और अगर खुद करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन किचन में जूठन छोड़ना अपने घर में कॉकरोचेज़ और बीमारियों को बुलाने के लिए बिल्कुल खुला निमंत्रण होता है। साथ ही वास्तु के हिसाब से भी ये गलत होता है ना। हमारे यहाँ कहानियाँ सुनाई जाती थी कि रात में बर्तनों की मीटिंग होती है, अगर झूठे बर्तन होते हैं ना तो उनसे साफ बर्तन बात नहीं करते, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। लेकिन कहानी तो कहानी की बात है, पर फिर भी अगर देखें हाइजीनिकली तो रात को बर्तन किसी भी तरीके से झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। तो अब मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, लेकिन जिस टाइम मैं बर्तन धो रही थी अभी मेरे ऑफिस से 2 फ़ोन आए हैं, और उनकी वजह से अब मेरा आगे आने वाला शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। तो थोड़ी सी मैं मतलब वो हो गई कि अभी क्या करूं, जो कल सोचा था वो नहीं है। अभी मुझे कहीं और भेजा जा रहा है काम पे 3-4 दिन के लिए, तो मैं थोड़ी अपसेट सी हो गई थी, क्योंकि मुझे अपना स्कूल अपने बच्चे छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं वहाँ पर पहले मैंने वहाँ से लिए आदेश जो भी थे कि हाँ अच्छा क्या करना है। देन अपने हेड टीचर को मैंने इन्फॉर्म किया, बीच में फ़ोन छोड़ के यहाँ पर बर्तन छोड़ के ये 2-3 काम मेरे इस बार बर्तन के दौरान ही हो गए। तो मेरा काम हो गया लेट फ़ोन के चक्कर में। मैं लगी सही टाइम पे थी। कोशिश ये रहती है व्रत में कि 9 बजे तक मेरा काम निपट जाए, ताकि मैं 11 बजे तक एडिटिंग वगैरह सब निपटा के सो जाऊं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना ही उठना है।
अगर वो लिमिटेड टाइम नहीं मिला तो काम ही नहीं सिमट पाते और छोड़ आप कुछ सकते नहीं, तो ऑप्शन नहीं है देर तक जागने का। इसलिए लेकिन आज फ़ोन के चक्कर में हो गया लेट, अब घड़ी में बज रहे हैं 9:45, तो एडिटिंग थोड़ी सी आज डिस्टर्ब हो गई और उसकी वजह से मुझे लेट जगना ही पड़ा आज। अब यहाँ पर मैंने फिर शुरू कर दिया था काउंटर टॉप क्लीन करना। सुबह बच्चों का व्रत है तो सुबह के नाश्ते की मुझे कुछ तैयारी ऐसी करनी नहीं है। मखाने मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं और साथ ही व्रत की नमकीन है, थोड़े से आलू कलरेंगे, दही रखा हुआ है, वो सब उनके टिफ़िन में जाएगा। तो सुबह के लिए मैं सॉर्टेड हूँ और बस मेरे हस्बैंड रहेंगे एक बिना व्रत वाले। अब मुझे बस करनी है किचन अच्छे से क्लीन। ये किचन क्लीन हो जाएगी देन मैं एडिटिंग के लिए बैठ सकती हूँ। फेस वॉश करना है, माता रानी के वस्त्र वगैरह भी मैं रात को ही निकाल के रखती हूँ, वो सारा काम भी बच रहा है। कुल मिला के मुझे आज 10 बज जाएंगे, तो 9:45 अभी बज रहे हैं। इसके बाद मुझे अभी ये जो कपड़ा जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ, आप लोग कई बार पूछते हो, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, लेकिन इससे भी बेटर क्वालिटी का आपको मीशो पे मिल जाएगा, जो दोनों साइड से माइक्रोफाइबर का होता है। आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे मिले थे 70 रुपये के शायद 3, तो ये तो अफोर्डेबल और वो था। अगर आपके आसपास कहीं विशाल मेगा मार्ट हो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ईजीली अवेलेबल होते हैं और हर बार होते हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। उसके बाद इसका अगला स्टेप आता है, जब पूरी स्लैब क्लीन कर लो, बर्तन आपने क्लीन कर लिए, स्लैब क्लीन कर लिया, देन आपको धो देना है ये वाला कपड़ा। इसको धोने के लिए साबुन अपनी सिंक पे ही रखो, कपड़े धोने वाला, और फटाफट उससे धो के डाल दो, 5 मिनट लगते हैं। आपका कपड़ा ये वाला बिल्कुल साफ़ बना रहेगा तो किचन ऑटोमेटिकली साफ़ होगी। अगर इसको धोओगे हफ्ते 10 दिन में एक बार तो फिर आपको लगेगा कि किचन साफ़ नहीं हो रही, समझ रहे हो, और फिर इसमें भी स्मेल आती रहती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है, कितनी भी जल्दी है या देर है जो भी है, एक रिचुअल बना लीजिए कि जब बर्तन धोएंगे तो उसके बाद स्लैब साफ़ करेंगे, देन ये कपड़ा साबुन से धो के डालेंगे। अब आखिरी चीज़ आती है जो अक्सर हम लोग स्किप कर जाते हैं, किचन के फ्लोर की क्लीनिंग। ठीक है, तो उसके लिए पानी मैंने लिया मग में, सीधे डाला। तो आप यहाँ पर अगर रात में झाड़ू लगाना अवॉइड नहीं करते, झाड़ू लगा सकते हो, नहीं तो जो फूड पार्टिकल्स गिर जाते हैं पोछे से उनको लगाने में ना सीधे मुझे बड़ा मैस सा लगता था, पहले थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ लगता था। लेकिन उसका एक आसान तरीका ये है कि ये मैंने ग्लास वाइपर लिया हुआ है, ये थोड़ा सा पतला होता है। कोई पूछ रहा था कि ग्लास वाइपर क्या होता है, थोड़ा सा ही पतला होता है रेगुलर वाइपर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीधे पानी डाला तो ये आपका छोटा छोटा कूड़ा भी खींच लेता है और साथ में आपका पानी भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है वाइप ऑफ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल देती हूँ, उसके बाद इसको वाइप ऑफ कर देती हूँ। वाइप ऑफ करने के बाद सूखा पोछा लेके मार देती हूँ, तो ना तो वो पोछा इतना गंदा होता है ना कुछ होता है। उसको यहीं पर आप सिंक के पास ही एक कील टांग के सुखा भी सकते हो, किचन का पोछा अलग रख लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किचन के फ्लोर की क्लीनिंग। ये होने के बाद मेरा यहाँ का काम ख़त्म। अब मैं फटाफट अपने कल के कपड़े निकालूंगी, इसके बाद माता रानी के वस्त्र निकाल के रखूँगी एंड देन फेस वॉश करके बैठूँगी एडिटिंग करने के लिए। यहाँ किचन क्लीन करने के बाद मेरा ये दिन भी ख़त्म होने वाला है और व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।